चलो तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। देखो बात कर रहे हैं आज हम लोग किसके बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, है ना, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। यहीं से हम लोग फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे, है ना, तो यहीं से अब चीजें है ना, ये चैप्टर ऐसा हो जाएगा हमारी पूरी ग्रिप में आ जाएगा यहीं से, अगर हमें फॉर्मूला मेकिंग प्रॉपर आती है तो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। किसके लिए वैलिड होता है, आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है ना, यानी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसके लिए पढ़ते हैं, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि जब रियल गैस की बात आएगी तो वहां हम वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। क्लियर है। चलो अब देखो क्या क्या बातें बोली गई उसको समझो। सबसे पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होंगे आइडियल गैस के, यानी ये आइडियल गैस की बात हो रही है ना, सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, हार्ड और रिजिड होंगे। हार्ड है, रिजिड है, ठोस है, पहली बात, सारे मॉलिक्यूल ऐसे होने चाहिए। दूसरा, किसी भी एक गैस का मॉलिक्यूल, जैसे मानो हाइड्रोजन गैस है, तो अब हाइड्रोजन गैस के सारे मॉलिक्यूल्स और सारे एटम्स का शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो जो भी आइडियल गैस होगी उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका शेप, साइज, वॉल्यूम, सारी चीजें क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। तीसरी चीज, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो यहां लिखा है ना वही सारी चीजें बता रहा हूं ना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया मेरे पास एक चैम्बर है, एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कभी भी एक जगह पड़े हुए नहीं है कि सुस्ताए पड़े आराम से, ठीक है, ये हमेशा मूव करेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। क्या करेंगे, चलेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, खुद भी टकराएंगे और कंटेनर से भी टकराएंगे, है ना। तो जब ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं तो खुद भी टकरा रहे हैं और कंटेनर से भी टकरा रहे हैं। लेकिन जब ये खुद टकराते हैं तो जो इनका कोलिजन होता है, कोलिजन, वो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होता है। यानी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। दैट मीन्स मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों कंजर्व रहती हैं, कोई मास का लॉस नहीं होता, कोई स्पीड का लॉस नहीं होता, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। समझ पा रहे हो, यही तो था इलास्टिक कोलिजन, समझ आया। चलो उसके बाद देखो, अगर मैं आइडियल गैस के प्रेशर की बात करूं तो जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराएंगे वो वॉल पे कोई ना कोई प्रेशर तो लगाएंगे, और जब वो वॉल पे प्रेशर लगा रहे तो वही क्या है, वही है प्रेशर ऑफ गैस। पता चला, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल गैस के, देखो सुनो, नॉर्मली आप कोई भी गैस पढ़ते हो तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नॉर्मली कौन सा होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, लेकिन यहां पर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ना ही कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन, यानी इसको इससे मतलब नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल, कोई मतलब नहीं है, ना मैं तुझसे अट्रैक्ट हो रहा ना तुझसे रिपेल कर रहा हूं, आ रहा हूं टकरा रहा हूं जा रहा हूं, आ रहा है आ, जा रहा है जा, कोई लेना देना नहीं है। बोलो पता पड़ा, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल यानी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोलो पढ़ा है फिजिक्स में, क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो बताता हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है क्या एनर्जी निकलती जाती है, यानी जैसे जैसे एनर्जी निकलेगी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर बॉडी की सारी एनर्जी निकल जाए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर बॉडी की सारी एनर्जी निकल जाए, कोई भी बॉडी हो, फिर वो कोई भी बॉडी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, आप क्यों नहीं हो, एक ऐसा टेम्परेचर पर हमारी सारी की सारी एनर्जी निकल चुकी है, हम देखो मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं, मेरी सारी एनर्जी निकल गई, वो टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और उसी को दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर माना गया जो है -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप उसको बोलते हो 0 केल्विन। तो 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
पता पड़ा? केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर क्यों करते हो? क्योंकि केल्विन ही 0 तक जा सकता है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नीचे इस पूरे यूनिवर्स में कोई टेम्परेचर ही नहीं है, यानी सबसे कम टेम्परेचर भी जो होगा ना वो 273 -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर कभी जा ही नहीं सकता, टेम्परेचर भी 0 केल्विन से नीचे जाएगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सारी एनर्जी निकल गई, कोई मूव ही नहीं कर पा रहा, तो क्या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी एनर्जी मिली, और उतनी उसकी मूवमेंट क्या हो गई? बढ़ गई। जितना आप ज्यादा एनर्जी दोगे उतने मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ जाएगी। बोले समझ पा रहे हो? तीसरी चीज क्या बोलेगी कि भैया आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है ना वो पॉइंट लाइक है। आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल का साइज है वो पॉइंट लाइक है, यानी मानो ये पूरी की पूरी गैस है ना, ये पूरा का पूरा कंटेनर से पूरी आइडियल गैस भरी हुई है। अब अगर मैं गैस का वॉल्यूम की बात करूं, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। बोलो हाँ या ना? अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करूं तो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहां बनाए थे, देखो मैंने कंटेनर बनाया, इसमें गैस है, दिख रहा है? तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करूं तो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बोलो हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, इतने पूरे वॉल्यूम में ये एक पिद्दा सा मॉलिक्यूल है, इसकी कोई वैल्यू है? इसका कोई वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा? ये क्या है? इसका वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होगा। बोलो पता चल रहा है? अब मुझे बताओ, क्या कंटेनर का वॉल्यूम यानी गैस का वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम में कोई अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना सा है, कंटेनर का वॉल्यूम इतना है ना, जमीन आसमान का अंतर। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब कंटेनर का वॉल्यूम। एक बात बताओ, इस कमरे में जितनी गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना इस कमरे का होगा ना, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी क्या है? फैलना है ना। गैस क्या करती है? फैलती है ना। अगर मैंने आपसे ले लिया कि जैसे बोतल दो, मैंने बोला ये बोतल है, ये बोतल है, ये खाली है ना, ऐड नहीं कर रहे हैं अपन लोग किसी का, है ना, ये बोतल है, ये खाली है पूरी की पूरी, तो इसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बोतल ही तो होगा। कमरा है तो वॉल्यूम ऑफ कमरा ही तो होगा, गैस का वॉल्यूम। लेकिन वो मॉलिक्यूल इतना पिद्दी सा, उसका कोई वॉल्यूम होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कैसे बोल सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी 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 लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई, क्या इस बात को लिख सकते हैं? तो इस बात को याद रखना। अभी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट आएंगे रियल गैस इक्वेशन में, जहां पे बताया जाएगा कि भैया ये दो चीजें हो ही नहीं सकती। तो इन दो पॉइंट से भी वंडरवॉल गैस इक्वेशन यानी रियल गैस को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एक बार इसको नोट करो, फिर बताता हूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी, कैसे कैसे ही सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। करो जरा नोट। चलो देखो, अब बात करना है बेटा किसके बारे में? काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में, है ना। तो अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में? काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब यहां से चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रही है। असम्पशंस तो देखो इंपॉर्टेंट थे, है ना, लेकिन अब काइनेटिक गैस इक्वेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सुनो, इसकी एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है, लगभग 2-3 पेज की, लेकिन डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं आएगी, तो हमें डेरिवेशन नहीं करनी है। हम तो सीधे फॉर्मूले की बात करेंगे और उस फॉर्मूले को फर्दर ड्राइव करेंगे, है ना, ठीक है। तो देखो आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है बेटा वो होती है PV इक्वल्स टू 1/3 mv RMS का स्क्वायर, है ना। व्हाट इज P? P इज प्रेशर,
व्हाट इज V? वॉल्यूम. व्हाट इज M? मास ऑफ वन गैस molecule. And what is VRMS? Root mean square velocity. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है, अब देखो सुनो, इस बात को समझो. ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए? सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना. तो अपने को क्या पता होना चाहिए? काइनेटिक गैस इक्वेशन किसके लिए? सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, ये वाली, है ना. बोलो इतनी बात क्लियर है? तो मास क्या है? एक मॉलिक्यूल का है. अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो. अगर मुझे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा? n से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो बस मैंने क्या लिखा, देखो यहां पे तो नहीं आ रही लाइट, तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर मैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पीवी इक्वल्स टू 1/3 n m v RMS का स्क्वायर. अरे बोलो भाई, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, बोलो पता चल रहा है? चलो एक सवाल का जवाब दो. एक सवाल पूछूं? एक सवाल का जवाब देना मेरे, है ना. चलो जवाब क्या देना है? अगर मैं बोलूं तुमसे फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल की बात करूं, तो जरा मुझे बताओ 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. बोलो होते हैं. तो अगर 1 मोल के लिए बोलूंगा तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6.022 इंटू 10⁻23 हो गई. और इसी को हम क्या बोलते थे? Na, यानी एवोगैड्रो नंबर. बोलो समझ आ रहा है? एवोगैड्रोस नंबर. बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? पीवी इक्वल्स टू, बच्चों, पीवी इक्वल्स टू, अरे बोलो 1/3 Na इंटू एम इंटू VRMS का स्क्वायर. बोलो क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो? यहां तक चीजें समझ आ रही है तुम लोगों को? पक्का है ना. मुझे एक बात बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल का मास, या मैंने बोला एक मार्कर है, एक मार्कर का मास 10 ग्राम है, इधर ध्यान से, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो. एक मार्कर का मास 10 ग्राम है, तो 10 मार्कर का कितना होगा? 100 ग्राम. अगर एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो Na मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? m इंटू Na. और मास इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास. पता है? तो हम क्या बोल सकते हैं? मास इंटू एवोगैड्रो नंबर इज हमेशा किसके इक्वल होगा? मोलर मास ऑफ गैस. बोलो, जिसको हम MW से लिख रहे हैं. बोलो समझ रहे हो कि नहीं? अरे पक्का समझ पा रहे हो? तो क्या हो डाउट तो बता देना, दोबारा बता दूंगा. मास इंटू एवोगैड्रो नंबर इज द मोलर मास. पता चल रहा है? चलो, तो इसका मतलब क्या, मेरा एक फॉर्मूला बन गया, पीवी इक्वल्स टू 1/3 इंटू MW VRMS का स्क्वायर. बोलो पता पड़ा? बोलो हाँ यार. ये किसके लिए? मोलर मास का मतलब 1 मोल ना, तो ये किसके लिए? फॉर 1 मोल. तो काइनेटिक गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू 1/3 MW VRMS स्क्वायर. यही याद रखनी है, सिर्फ यही याद रखनी है. लेकिन अगर एग्जामिनर ने एक मॉलिक्यूल दे दिया तो फिर इसके थ्रू जाना पड़ेगा ना. पता चल रहा है? कर पाओगे? क्या ये छोटी सी कन्वर्जन कर सकते हो? खुद फॉर्मूला खुद से बना सकते हो? पक्का? कोई ऐसा जिसको लग रहा हो सर मैं तो फॉर्मूला नहीं बना पाऊंगा या बना पाऊंगी? नहीं है कोई? कर लेंगे? पक्का? चलो एक एग्जांपल दूं ये इसका, m इंटू Na का. अगर कंफ्यूज हो तो दूं एक एग्जांपल. चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस वाले पार्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूं. मेरा एग्जांपल है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन
मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 AMU। लेकिन हम तो हमेशा किस में बात करते हैं? मास, ग्राम में। और जब भी AMU को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो कितना करेंगे? 1.6, बोलो 64 इंटू 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना ग्राम आ गया, है ना। और एक चीज सुनो, अगर मैंने बोला 1.64 इंटू 10 की पावर -24 तो वो होता है किसके इक्वल? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो यही वैल्यू आएगी। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? अगर मैं बोलूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या एटम, एटम था ना, वन एटम, अगर एक एटम के मास की बात करूं तो कितना होगा? 16 इंटू 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, इतना ही होगा। एक का मास है, लेकिन मुझे एक का नहीं निकालना, मुझे 1 मोल का निकालना है। तो मास ऑफ 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 का 23 एटम्स, तो कितना होगा? 16 इंटू 1/6.022 इंटू 10 का 23। ये तो एक का था, इतने का निकालने के लिए क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये कट गया, या ग्राम था, और फाइनली कितना आया? 16 ग्राम। एंड 16 ग्राम इज द एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब मास ऑफ एक एटम, मास ऑफ एक एटम, ये पूरा मास ऑफ एक एटम है, ये पूरा का पूरा मास ऑफ एक एटम है। तो एक एटम का मास की मल्टीप्लाई की एवोगैड्रो नंबर से तो कितना आया? मास ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। बोलो समझ आया? अब क्लियर हुआ? अब पता चला? अब कर लोगे? अरे बोलो, चलो छापो जरा। चलो देखो बच्चों, अब आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, है ना। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, है ना। कितने टाइप की स्पीड्स है हमारी मॉलिक्यूलर स्पीड्स, है ना। अब देखो ध्यान से समझो, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, जिसको हम VRMS बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होती है VRMS, उसको देखते हैं और समझते हैं। देखो आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपकी गैसेस हैं, ठीक है, और हर गैस की कोई ना कोई स्पीड होगी। कि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड है V1, इसकी स्पीड है V2, इसकी स्पीड है V3, इसकी V4, इसकी V5, V6, V7, V8, V9, ऐसे करके हर मॉलिक्यूल की स्पीड है। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है? उल्टा चलो, सबसे पहले क्या बोला? रूट मीन स्क्वायर यानी स्क्वायर, सारी वेलोसिटी का क्या हो गया? स्क्वायर। यानी अगर मैं VRMS लिखूं तो मैं VRMS ऐसे लिखूंगा, VRMS इक्वल्स टू सारी की सारी वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। बहुत सारी है, सब नहीं लिख रहे, ठीक है। अब क्या बोला गया? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो? ऐड करके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उससे डिवाइड करते हो। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को n लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अब क्या आ गया? रूट, तो इसका क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी यही होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन ये चीज तो हर इंसान जानता है, हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं और चीजें। जरा देखो, अभी अभी आपने क्या पढ़ा? अगर हम हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था काइनेटिक गैस इक्वेशन का, क्या फॉर्मूला था? PV इक्वल्स टू MW V स्क्वायर। तो हाँ, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था?
हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीवी इक्वल्स टू 1/3 MW VRMS का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन लोगों ने। अब देखो अगर मैं लिखूं VRMS तो VRMS का स्क्वायर क्या होगा 3 PV/MW। अरे बोलो, अगर मैं VRMS से स्क्वायर हटाऊं तो यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा देखो क्या आपने पढ़ा है फॉर 1 मोल PV इक्वल्स टू RT पढ़ा है। तो क्या आप PV की जगह VRMS लिख सकते हो VRMS इक्वल्स टू √3 RT/MW मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ या ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादातर जगह ये यूज होगा। समझ पाए? आगे आगे बढ़ू। अच्छा देखो अभी फिर से पढ़ा VRMS इक्वल्स टू √3 PV/MW। ये ना, अगर मैं ऐसे लिख दूं VRMS इक्वल्स टू √3 P और MW/V, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, दैट मींस VRMS इक्वल्स टू √3P/ρ। रो इज डेंसिटी। पता पड़ा? तो देखो ये एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब बन किससे रहे? इससे रहे। जरा ध्यान से देख के बताओ VRMS, अगर मैं VRMS की बात करूं तो क्या VRMS इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। बोलो हाँ या ना। यहां पर इसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ डेंसिटी, यानी VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो VRMS क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो VRMS क्या होगी? इनवर्स है ना, कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मास का और डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता। तो हमें ये बात लिख सकते हैं नोट डाल के, VRMS या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑल आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, चाहे वो VRMS हो या कोई भी वेलोसिटी हो, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस। बोलो समझ आया? कि ये बात याद रहेगी? अरे बोलो, आसान है, कर पाओगे? इसको नोट करो, फिर यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो करो जरा नोट। इसको ऐसे लिख लेना कि भैया ये बात गलत है, रॉन्ग लगा लेना, तभी तो ये चीज एक्सप्लेन हुई है ना। अब करो नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो यहीं पे इसी के आगे कंटिन्यू है ना, कोई हेडिंग नहीं है, इसी के आगे कंटिन्यू है। जरा ध्यान से देखो, अभी अभी आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में PV इक्वल्स टू 1/3 MW VRMS का स्क्वायर, यही पढ़ा था। बोलो हाँ या ना, पता है सबको? अब देखो ध्यान से, इसी को मैंने क्या किया, मैंने PV इक्वल्स टू 1/3 MW अपने लिखा हुआ है। जरा बताओ, अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो 2/2 तो PV, ये तो 2/2 है, इक्वल्स टू 2/2 इंटू
1/3 MW VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये 2 तो कॉमन है, कट जाएगा, अपने को कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो PV इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2/3 इंटू MW VRMS का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई ना? हाँ एकदम एकदम एकदम, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/3 इंटू 1/2 MW VRMS का स्क्वायर। अब सही है। हाफ MV स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ना, दिख रहा है? तो मैं क्या लिख सकता हूं, PV इक्वल्स टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 PV। और क्या आपको पता है कि PV इक्वल्स टू होता है RT, क्योंकि हम 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और अगर हम 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT। बोलो हाँ या ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता ना तो फिर हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे ना। तो ये थी आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसके फॉर्मूले। अब इसके बाद 2 वेलोसिटी रह गई, एक एवरेज एक मोस्ट प्रोबेबल। उनके कोई इतने खास कुछ है नहीं, 2-2 मिनट के, इसको नोट करो, फिर उसको बता करके एक रिलेशन बताऊंगा, देन फिर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। करो जरा बच्चों नोट। अच्छा 33 मिनट का लेक्चर, ठीक है। चलो देखो यहीं पे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों अपन लोग। एक छोटी सी चीज और आपको बताता हूं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो अभी ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी बोलो जरा, यूनिट होगी जूल। दोनों जगह पे क्या यूनिट होगी, जूल होगी। ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है। ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है, यानी 1 मोल गैस के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपसे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए, तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो ये कितने की है, Na की, एवोगैड्रो नंबर भाई, Na की है ना, 1 मोल की है ना, तो 1 मोल की इतनी है। तो हम बोल सकते हैं फॉर Na molecules काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT। तो फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, 3/2 R अपॉन Na इंटू T। R इज अ कॉन्स्टेंट, Na इज अ कॉन्स्टेंट, और R की वैल्यू जो है आप 8.314 रखोगे, अपॉन Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर प्लस 23। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.38 इंटू 10 की पावर -23। और यही है आपका K, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 kT। व्हाट इज K? K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोलो समझ पा रहे हो? अच्छा T इज टेम्परेचर हमेशा ही किसमें रखते हो, केल्विन में। क्या ये बात याद रहेगी? चलो क्या ये वाला पार्ट अपन ने नोट कर लिया, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटाते हैं ना। देखो यहीं पर अब हम लोग सेकंड अपनी मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्पीड हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्पीड इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एवरेज स्पीड। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एवरेज, है ना। देखो समझो, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है,
अगेन सारी उनका वेलोसिटी का सम करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे। तो अगर मैं वी एवरेज की बात करूं तो वो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस सो ऑन अपॉन n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे तो निकालते हैं एवरेज। और अगर आप वी एवरेज का रियल में फॉर्मूला पढ़ोगे तो वी एवरेज का फॉर्मूला होता है √8 RT अपॉन पाई इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब ये फॉर्मूला मत भूलना भाई, यहां से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। लास्ट, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को वी एम पी लिख रहा हूं मैं। अब सुनो, और ये क्या था, वी ए वी है ना। अब सुनो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का कर पढ़ाऊंगा ना, वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी भी सुन लो। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है, मानो कहीं पे एक मैराथन हो रही है, 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो मानो 100 लोग आगे दौड़ रहे हैं, जिनकी स्पीड तेज है वो आगे भाग रहे हैं, 200 लोग पीछे भाग रहे हैं, जिनकी स्पीड बहुत कम है, बचे हुए 700 का है बीच में। तो उन 700 की स्पीड क्या लगभग बराबर है ना, तो जिनकी स्पीड लगभग बराबर हो वो स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। बोलो ये बात क्लियर हुई। एवरेज क्या होगा, जो धीरे भाग रहे हैं, जो मीडियम भाग रहे हैं और जो तेज भाग रहे हैं, सबकी स्पीड को सम अप करके 1000 थे ना लोग, 1000 से डिवाइड कर दो। ये क्या एवरेज था। रूट मीन स्क्वायर में क्या होगा, सबका एवरेज करके, सबका स्क्वायर करके, उनका एवरेज करके उनका रूट निकाल दो। पता चला। तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है √2v इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं, v मोस्ट प्रोबेबल इक्वल्स टू √2 RT अपॉन MW। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं तीनों स्पीड लेता हूं, मैंने ली VRMS है ना, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होगी, कैसे बताओगे? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होगी, बताओ। एवरेज। देखो सुनो, या फॉर्मूला लिख दूं तीनों का, या फॉर्मूला लिख दूं तीनों का ताकि हेल्प मिले। देखो VRMS का फॉर्मूला क्या है, VRMS इक्वल्स टू √3 RT अपॉन MW। V एवरेज का फॉर्मूला क्या बेटा, √8 RT अपॉन पाई इंटू MW। V मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या बेटा, √2 RT अपॉन MW। देखो MW तो सब में कॉमन है, तो इसमें क्या बचा, इसमें √3 बचा, RT भी सब में कॉमन है, तो ये तो √3 है। ये क्या है, √8 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। और ये क्या है बच्चों, √2। दिख रहा है। अब मुझे बताओ, 8 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये √3 है, ये √2 पॉइंट समथिंग है, और ये √2 है। बोलो कौन सी ज्यादा सबसे, RMS, देन एवरेज, देन मोस्ट प्रोबेबल। तो एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल में रेशियो बताओ, तो क्या रेशियो होगी, √3 = √8 अपॉन पाई √2। क्या ये रेशियो है, तो इसके नीचे वो रेशियो, इसके बाद ये वाला पार्ट नोट करना, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो V सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड, VRMS, देन V एवरेज एंड देन V मोस्ट प्रोबेबल। देखो RMS का R, एवरेज का A और मोस्ट प्रोबेबल का M। बोलो बना राम, राम बन गया। तो जब भी राम आएगा तो R सबसे ज्यादा, देन A एंड देन M। बोलो क्लियर है, याद कर पाओगे, ये बातें याद रहेंगी। चलो इनको नोट करो, फिर कराता हूं क्वेश्चन, फिर आएगा मजा। करो नोट।
इसको लिखने के बाद उसको रेशो को नोट करना है ना, उसमें आप नॉर्मल सी हेडिंग डाल देना, रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, और फिर इसको लिख देना, ठीक है। चलो तो बच्चों एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग तो देख के ही कर लोगे, खैर है ना, देख के ही बता दोगे आंसर, लेकिन फिर भी कराना तो मेरा काम है ना, तो चलो कराते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर VRMS speed of SO2 is equal to VRMS speed of O2 at 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि किस टेम्परेचर पे SO2 की VRMS इक्वल होगी किसके, O2 के। तो दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। करो जरा ट्राई। चलो देखो क्या बोला है कि दोनों की दोनों स्पीड क्या है, इक्वल है। किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल लिख दो, यानी आप बोल सकते हो VRMS ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू VRMS ऑफ O2। अब VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, √3 RT MW। तो ये MW किसका है, ये SO2 का है, ये इक्वल है किसके, √3 RT MW। MW किसका, O2 का। ये टेम्परेचर SO2 का और टेम्परेचर O2 का। देखो इक्वल है तो रूट से रूट कट जाएगा, 3 से 3 कटा, R से R कटा, और देखो रिलेशन क्या बन गई, T ऑफ SO2 अपॉन SO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, 64 इक्वल्स टू T ऑफ O2। O2 का टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। हम किस में लिखते हैं, केल्विन। केल्विन में कितना होगा, 300 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ O2 इज 32। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो टेम्परेचर ऑफ SO2 कितना आया, 600 केल्विन इज द आंसर। बस इतना ही करना था, आसान था। एक और दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ऐसे ही आसान सा है, सारी चीजें आसान है, तब कुछ नहीं है ना। देखो मेरा क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ O2 एंड H2। मेरा क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ O2 एंड H2 is in ratio of 16:1, ठीक है, फुल स्टॉप। द रेशो ऑफ देयर RMS स्पीड इज क्वेश्चन मार्क। तो इसकी RMS स्पीड का क्या रेशियो होगा, है ना। अब देखो मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है VRMS में, उस फॉर्मूले को रिलेट करो और वहां से रेशियो बना दो सीधे, है ना, मारो ट्राई। तो देखो VRMS का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था डेंसिटी के टर्म में, जरा बोलो, VRMS इक्वल्स टू √3p अपॉन रो। 3p कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट, कट जाएगा आगे चल के। तो अगर इसकी रिलेशन लें तो मैं कैसे ले सकता हूं, VRMS ऑफ O2 अपॉन VRMS ऑफ H2, RMS ऑफ H2 इक्वल्स टू √3p अपॉन डेंसिटी ऑफ O2, है ना, डेंसिटी ऑफ O2 अपॉन √3p अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। ऐसे फॉर्मूला बना सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अच्छा देखो इसको मिटाते हैं जरा, देखो जरा, रूट से रूट कट जाएगा, नहीं कटता है, अपॉन में नहीं कटता है, अपॉन में रूट से रूट नहीं कटता है ना, नहीं कटेगा। लेकिन 3p से 3p तो कट सकता है, और रेशियो रिलेशन क्या बनी, √1 अपॉन डेंसिटी ऑफ O2
अपॉन रूट 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। रेसिप्रोकेट करो तो क्या जाएगा, रूट डेंसिटी ऑफ H2 अपॉन डेंसिटी ऑफ O2। चलो H2 की डेंसिटी बोलो, क्या रेशियो दिया हमें, O2 और H2 की 16:1 दी है, यानी O2 की 16 और H2 की 1, तो यानी क्या होगा, रूट 1 अपॉन 16, और 1 का रूट तो 1 और 16 का 4, तो 1 अपॉन 4 दैट इज 1:4 इज द आंसर। बोलो था आसान, अरे बोलो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दूं, चलो बहुत अच्छे। देखो आपका क्वेश्चन है, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आराम से कर लोगे, है ना। देखो आपका क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो। देखो द RMS स्पीड ऑफ CO2 एट टेम्परेचर T, है ना, केल्विन में दिया हुआ है, इज x सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, केल्विन में, द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O, है ना, लाफिंग गैस, would be 4x सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन है, लगाओ जरा दिमाग। देखो अगर करें तो कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला मुझे टेम्परेचर T दिया है, दूसरे का टेम्परेचर निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख लो। तो सॉल्यूशन में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो टेम्परेचर ऑफ, ऐसे लिखते हैं VRMS ऑफ N2O अपॉन VRMS ऑफ CO2 इक्वल्स टू, ये हो गया √3R, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इसका, निकालना है, तो T ऑफ N2O ये निकालना है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O अपॉन √3R इंटू टेम्परेचर ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, बस इतना ही करना है। अब देखो N2O की VRMS कितनी दी है, 4x, अच्छा CO2 की कितनी दी है बच्चों, x, इक्वल्स टू रूट है, देखो जरा 3R से 3R कट जाएगा, रूट से रूट तो कटेगा नहीं, पूरा रूट है। अगर हम लिखे T ऑफ N2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O इंटू, ये रेसिप्रोकेट हो गया, तो T ऑफ CO2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है ना, और जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो x से x कट गया, कितना बचा 4, इक्वल्स टू T ऑफ N2O मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना होता है बेटा 44, T ऑफ N2O, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O कितना होगा 44 ही होगा, तो 44 इंटू T ऑफ CO2 कितना दिया बच्चों, कैपिटल T, तो 44 से 44 कट गया, क्या ये रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आया 16, तो 16 इक्वल्स टू TN2O अपॉन T, तो TN2O इक्वल्स टू 16T इज द आंसर। बोलो क्या टफ था, सिर्फ क्या करना था, पेशेंसली प्रॉपर। देखो हर क्वेश्चन बता देता है कि वो कैसे सॉल्व होगा, आपको पहचानना आना चाहिए, जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं आप वैसे वैसे वैल्यूज प्लेस करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। जब भी पूछता है ये कितने टाइम से वो कितने टाइम से, तो नॉर्मली डिवाइड ही किया जाता है दोनों चीजों को, ठीक है। चलो आसान है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करो, है ना, देखते हैं किसका आंसर आएगा। चलो देखो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, उसको जिसने नोट नहीं किया है वो उसको नोट कर लो, है ना, वैसे तो खुद से करने का है। मेरे को बोला कैलकुलेट द
मुझे बोला है कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ O2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको ऑक्सीजन गैस की आरएमएस स्पीड को कैलकुलेट करना है 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना। या थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ऐसे करते हैं, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ एक्स गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। और आपको बोला हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज 83.14 ग्राम पर मोल है ना, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो चलो अब निकाल के बता दो आंसर कितना है। क्या हुआ? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबका हो ही गया होगा, है ना, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। देखो क्या फॉर्मूला है, आपको वीआरएमएस निकालना है, तो वीआरएमएस इक्वल्स टू √3, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर बेटा कितना है 300 केल्विन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जिसकी वैल्यू कितनी है 83.14। बोलो पता चल रहा है? अच्छा देखो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, और एसआई यूनिट क्या होता है? नहीं, एसआई यूनिट केजी में होता है ना। तो अगर मैं इसको केजी में लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ 83.14 इंटू 10⁻³ ओ सॉरी 10⁻³ केजी, 3 या -3 -3 केजी ना, ऐसे तो लिखूंगा। तो यहां लिखा 10⁻³ देखो 3 पॉइंट से 2 पॉइंट कटे तो एक 0 और नीचे आ गई, 8.314 से 8.314 साफ साफ कट गया, 3 इंटू 3 9 √900 अपॉन देखो 10⁻³ था, ये 10 आया तो कितना है 10⁻², तो क्या होगा √990,000, यही तो होगा। जब -2 पर चला गया तो +2 90,000, और 90,000 तो कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। बस इतना ही करना था, आसान था ना बहुत। तो यूनिट पे बहुत ध्यान देना है, नहीं तो खिल जाएगी यूनिट। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल, पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कर लो बच्चों नोट।